हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी। आज हम प्रीवियस ईयर यानी कि जीएस सेक्शन जो एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर स्टेट पुलिस हो या फिर एस्टेट टेट, चाहे किसी भी प्रकार के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें जीएस सेक्शन आता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग इसको कम से कम बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख करके याद कर सकते हैं और इससे जीएस में एक भी पेपर में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो के लिंक को कहीं भी एजुकेशनल ग्रुप से आप अगर जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ आप इसको शेयर करके आ जाइए ताकि आपको बीच में कहीं भी पढ़ाई छोड़कर नहीं जाना पड़े। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर के ज़रूर बैठें। जो हम ये बोल रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाएँ, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे जो है हर एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि ये मुग़ल काल है। मुग़ल काल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मुग़ल काल से स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन परीक्षा 2016-18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो कि एसएससी में पूछा गया है वो बैंक में नहीं पूछे या रेलवे में नहीं पूछे, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते रही रहता है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पहला प्रश्न है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। तो आगे चलकर जो राजकुमार सलीम थे वो आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो आंसर होगा बाबर। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है? सभी राजपूत चित्रकला से संबंधित है। दारा सिकोह अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया। तो आंसर होगा औरंगजेब। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो आंसर होगा बाबर के। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। तो 1526 में पानीपत का जो युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई कब किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं था। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें से स्थित है? तो आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर होगा 1576 ईस्वी में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? आंसर होगा हुमायूं का मकबरा को। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष डैश में लड़ा गया। आंसर होगा 1556 में। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? आंसर होगा राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? आंसर होगा मियाँ तानसेन को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? आंसर होगा अकबर की। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? आंसर होगा मानसिंह प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? आंसर होगा आगरे का किला में। आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था? आंसर होगा आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था। जरदोई कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुई थी? तो आंसर होगा अकबर। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? तो अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो आंसर होगा अकबर। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। जहांगीर किसका पुत्र था? तो आंसर होगा अकबर का। जहांगीर का जन्म डैश में हुआ था? जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा का। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? तो आंसर होगा जहांगीर द्वारा। सलीम
चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो आंसर होगा जहांगीर की। जहांगीर 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मुगल वंश का। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो आंसर होगा मुगल सम्राटों की। पंचमहल कहाँ स्थित है? आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में करवाया था? आंसर होगा मुमताज महल। ताजमहल के अंदर के उद्यानों को डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा मुगल गार्डन। इसका जो राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को भी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो किसने रखा था? तो शाहजहां ने। यानी कि औरंगजेब ने जो है अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब के किले में कैद करके रखा था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो आंसर होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। बीबी का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था? आजम शाह द्वारा। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, उसका निधन किस सन में हुआ था? तो आंसर होगा 1707 ईस्वी में। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मुगल वंश का। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो आंसर होगा नादिर शाह ने। दीवान खास किस में स्थित है? तो आंसर होगा लाल किला में परिसर में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर होगा बहादुर शाह। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। मोती मस्जिद किस में स्थित है? मोती मस्जिद लाल किला परिसर में स्थित है। इसका जो नोट है, आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? आंसर होगा 1643 ईस्वी में। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मुगल वंश का। कौन मुगल वंश का नहीं था? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे सूरी वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, रजमनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है? इसका आंसर होगा महाभारत। कहा जाता है कि फारस की राजधानी अरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक कौन सा है? आंसर होगा लाल किला परिसर। ताजमहल का निर्माण डैश में हुआ था? ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? आंसर होगा शाहजहां के। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो आंसर होगा मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किसे लिया? तो नवरोज का त्यौहार पारसी से लिया है, पारसी से। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चित्रकार थे? आंसर होगा जहांगीर के। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई? आंसर होगा हुमायूं के। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? आंसर होगा अकबर के। किस मुगल शासक के दौरान शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? आंसर होगा औरंगजेब के। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? आंसर होगा औरंगजेब। इसको सही सुमेलन यहाँ पर किया गया, मैचिंग है। तो सूबा को का अर्थ था उस समय प्रांत, दीवान का अर्थ था वित्तीय अधिकारी, बख्शी का अर्थ था सैनिक वेतनाधिकारी। उसके बाद है किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया गया था? आंसर होगा औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाए। अगला क्वेश्चन है, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो आंसर होगा तैमूर के। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो आंसर होगा जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? आंसर होगा अहमद लाहौरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा यमुना। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? आंसर होगा राणा सांगा को।
किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची थी? आंसर होगा जहांगीर। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाला तथा कोई हैसियत अवध अथवा पद प्राप्त करने वाले डैश कहलाते थे? तो आंसर होगा मनसबदार। चंगेज खां किस जनजाति का शासक था? तो आंसर होगा मंगोल का। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में है? तो आंसर होगा फारसी भाषा में। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अबुल फजल। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? आंसर होगा 1568 ईस्वी में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? आंसर होगा 3। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? आंसर होगा अकबरनामा। जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? आंसर होगा मेहरुन्निसा। इसका मैचिंग किया गया सही सही। तो सदर का मतलब होता था उस समय धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार सैनिक वेतन अधिकारी। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। एक और मैचिंग है दीवान। दीवानी का अर्थ होता था भू राजस्व एकत्र करने का अधिकारी। और फौजदारी अदालत तो होता था आपराधिक न्यायालय। डैश ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक के तैमूर के परवर्ती थे? तो आंसर होगा मुगल। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? आंसर होगा हुमायूं। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो आंसर होगा मुगल। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? आंसर होगा अकबर। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर होगा शाहजहां को। फैजी डैश के दरबार में रहते थे? तो आंसर होगा फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। काबुल, अवध, लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो आंसर होगा बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो आंसर होगा हरिदास। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा औरंगजेब ने। और अकबर के समय मुगल सम्राट की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? आंसर होगा हिंदू कुश। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? आंसर होगा नगीना मस्जिद। मोती उत्पादन सिल्क वस्त्र एवं सूती वस्त्र में से कौन सा मुगल काल में से एक प्रमुख उद्योग था? आंसर होगा सूती वस्त्र। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो आंसर होगा चंगेज खान। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा जब्त। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? आंसर होगा बाबर। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? आंसर होगा इब्राहिम लोदी। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? आंसर होगा अकबर। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? आंसर होगा शेख मुबारक। किस लेखक ने अकबर के दिन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा जाता है? आंसर होगा विंसेंट स्मिथ। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आंसर होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? आंसर होगा मनुची। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो आंसर होगा पंचमहल। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? आंसर होगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। इसमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? हमें ये देखना है शिवाजी अफजल खान सही है या नहीं है, अकबर राणा प्रताप या नूरजहां महाबत खान या बाबर या बैरम खान। तो इसमें बाबर और बैरम खान इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैरम खान बाबर का सेनापति नहीं था। दूसरा नंबर है भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आंसर होगा बाबर। ये सबसे पहले बाबर ही आए थे। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। तीसरा नंबर है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह वही बाबर थे। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली।
चौथा नंबर है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो आंसर होगा बाबर तथा लोदी साम्राज्य के बीच। बाबर के तुजकी बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? आंसर होगा तुर्की में। बाबर ने तुजके बाबरी बाबरनामा नामक अपना संस्करण मूलतः तुर्की भाषा में लिखा था। यद्यपि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। 7 नंबर है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। 8वां नंबर जो है इसमें से जो सही या गलत मिलान हुआ है वो बताना है। तो इसमें जो है गलत मिलान जो हुआ है पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। इसमें बी जो है ऑप्शन सही होगा, बाकी सब जो है गलत मैचिंग किया गया है। 9 नंबर है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर होगा बाबर ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को मुबैया नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। 10वां नंबर है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। आंसर होगा राणा संगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा संगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। 11 नंबर है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। 12 नंबर है पुराना किला किसने बनवाया था? तो आंसर होगा शेर शाह ने। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 ईस्वी के मध्य काल करवाया गया था। शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया। 13वां नंबर प्रश्न है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो आंसर होगा कन्नौज के युद्ध में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं के एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। 14 नंबर है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? आंसर होगा कन्नौज के लड़ाई के बाद। 15 नंबर है कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आंसर होगा 1540 में। 16 नंबर प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आंसर होगा हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकला मीरन मिर्जा गियास था। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेषता है। 17 नंबर है हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? आंसर होगा मीरक मिर्जा गियास थे इसके वास्तुकार। 18 नंबर है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की? तो आंसर होगा शेर शाह। इसमें शेर शाह, अच्छा
यानी कि टोडरमल पहले शेरशाह के साथ जो है काम किए। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। अकबर 10 वर्ष की आयु में सम्राट बना, तो आंसर होगा 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल सम्राट घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 4 माह थी। 20 नंबर है कलानौर में राज्याभिषेक का समय अकबर की आयु कितनी थी? तो आंसर होगा 13 वर्ष। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभाले हुए था। कलानौर में ही मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र पर मुगल वंश का ताज रख दिया गया। 21 नंबर है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ाई गई थी? तो आंसर होगा अकबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर, बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। 22 नंबर है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आंसर होगा बदायूनी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रजनामा के नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। 23 नंबर है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो आंसर होगा बदायूनी। रामायण का फारसी में अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। वह बदायूं का रहने वाला था। उसने मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। वह एक कट्टर मुसलमान था, अतः उसने प्रत्येक चीज को शरह के तराजू पर तौला। 24 नंबर है निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है तथा इसका अंतिम व तीसरा खंड आईन अकबरी है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहैली के नाम से किया था। 25 नंबर है आईन अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आंसर होगा अबुल फजल। 26 नंबर है अकबरनामा किसने लिखा था? तो आंसर होगा अबुल फजल ने। 27 नंबर है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो आंसर होगा हरि विजय। हरि विजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरि विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र भी सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रदान की उपाधि प्रदान की गई थी। 28 नंबर है दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो आंसर होगा विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। 29 नंबर है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो आंसर होगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा तथा राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। 30 नंबर प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? आंसर होगा अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 51वें वर्ष में प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 31 नंबर है निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो आंसर होगा अकबर ने। 32 नंबर है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा अकबर।
उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसने जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। चौंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा मोती मस्जिद। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उल जमानी महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। 35 नंबर है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा एक दर्शनीय स्मारक है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। 36 नंबर है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो आंसर होगा इबादत खाना। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई। इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को सायंकाल होती थी। 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तन कर दिया। प्रारंभ में ये केवल मुसलमानों तक सीमित था, बाद में उसने इसे हिंदुओं, जैनियों और पारसियों तथा ईसाइयों के लिए भी खोल दिया। 37 नंबर है, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? आंसर होगा अकबर ने। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम मुगल शासक अकबर ने दिया था। यह अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसे इलाहाबाद का किला कहते हैं। 38 नंबर है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट कौन था? तो आंसर होगा बैरम खान। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रेजिमेंट बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। वस्तुतः वह 1556 से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता बना रहा। 39 नंबर है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो आंसर होगा बैरम खां। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? आंसर होगा अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना पूरा प्रारंभ कर दिया। 41 नंबर है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो आंसर होगा 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ कर मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायित्व रूप प्रदान किया। 42 नंबर प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो आंसर होगा टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। 43 नंबर है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो आंसर होगा अकबर। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनः निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री, राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का पिछले 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। 44 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। 45 नंबर प्रश्न है, दीन-ए-इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होगा अकबर द्वारा।
दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही दैवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? तो आंसर होगा राजा बीरबल। 47 नंबर प्रश्न है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो आंसर होगा बीरबल। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो आंसर होगा अकबर। उपर्युक्त मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षर था, बाकी जबकि जहांगीर, शाहजहां और अकबर शिक्षित शासक थे। इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा बैराम खां अकबर, क्योंकि बैराम खां अकबर का संरक्षक था, जो कि 13 साल 4 महीनों के अंतर्गत उन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, उसमें इसका ये संरक्षक थे। दिए गए विकल्पों में से जो सही जुड़ा है बैराम खां अकबर है। बैराम खां अकबर का संरक्षक था तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में उसी के सेनापतित्व में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो आंसर होगा अकबर को। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। 51 नंबर है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय का मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर होगा अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। 52 नंबर है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं था? आंसर होगा इक्ता प्रणाली। दास प्रथा, दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली तथा जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया गया या आरंभ किया गया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने की थी। 53 नंबर है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो आंसर होगा अकबर। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 54 नंबर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? आंसर होगा अकबर। 55 नंबर है, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। 56 नंबर है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो आंसर होगा जहांगीर की। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उसका मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था। 57 नंबर है, निम्न में किन मुगल सम्राटों में ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आंसर होगा बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासनकाल के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मौत मीद खां ने लिखा था। 58वां प्रश्न है, चित्रकारी में किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर तक पहुंची? तो आंसर होगा जहांगीर। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशन दास, अबुल हसन एवं मंसूर है। 59 नंबर है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्न में से किसको भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा वही विलियम हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह जहां शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी यानी कि 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मानसब प्रदान किया था। 60 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया? तो आंसर होगा जहांगीर। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब व अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं निर्माण का प्रतिबंध लगाया।
61 नंबर है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। तो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। 62 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आंसर होगा शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहांबाद की दिल्ली में नींव डाली। नवनिर्मित नगर लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महत दुर्ग था। 63 नंबर है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1700 था। तो आंसर होगा फारसी आक्रमक नादिर शाह ने। फारसी आक्रमक नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मुगल मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। वह अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी ले गया था। 64 नंबर है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो आंसर होगा दिल्ली के लाल किले में दीवान आम में। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवान आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया था। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो आंसर होगा आगरा में। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 66 नंबर प्रश्न है, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? तो आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य शाहजहां को कैद कर लिया था। ठीक है, औरंगजेब ने कैद किया था शाहजहां को। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 67 नंबर है, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। 68 नंबर है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर होगा मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। उसने 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। उसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। 70 नंबर है, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी? तो आंसर होगा फारसी। स्टूडेंट्स, आज हम 17 नंबर तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम मुगल साम्राज्य का ही कुछ प्रश्न बचा हुआ है, उसको हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के लिंक को सभी जगह, यानी कि जहाँ तक आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम कहीं भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, वहाँ आप इसे शेयर करके आ जाइए। इसके लिए आपको थैंक यू, बाय बाय। कल फिर हम मुगल साम्राज्य का कुछ प्रश्न को करेंगे।